नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज का मुद्दा, मजदूरों को मझधार में किसने छोड़ा। और देखिए, ये सवाल अपने आप में इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि दूसरे राज्यों से अपने गांव लौट रहे ये मजदूर क्या चाहते हैं। ये सिर्फ इतना चाहते हैं ये मजदूर कि ये किसी भी तरह से अपने घर पहुंच सके। ये मजदूर मझधार में फंसे हुए हैं। कुछ राज्य सरकारें मजदूरों को सिर्फ अपने राज्य की सीमा पर छोड़कर अपनी जिम्मेदारी पूरा समझ रही हैं, तो कुछ राज्य सरकारें अपने बॉर्डर पर आए सिर्फ अपने मजदूरों के लिए ही इंतजाम कर रही हैं। यानी अपने घर के लिए निकले इन हजारों मजदूरों को राज्यों की आपसी खींचतान का भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है और बीच रास्ते में ही ये सब अटक गए हैं। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन मजदूरों की सुध कौन लेगा, इन्हें बीच मझधार में फंसाने का जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शायना इंसी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ उनके प्रवक्ता अतुल जी जुड़ गए हैं, मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक बेहद अहम खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर हजारों मजदूरों की भीड़ इस वक्त जमा है। महाराष्ट्र में फंसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के रहने वाले हजारों मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बसों के जरिए छत्तीसगढ़ की सीमा पर लाकर के छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र की जलगांव, नागपुर, पुणे समेत कई दूसरे जिलों में काम करने वाले इन मजदूरों का ये आरोप है कि महाराष्ट्र में उन्होंने कई बार ट्रेन के लिए आवेदन दिया लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिली। बाद में उन्हें महाराष्ट्र सरकार की परिवहन बसों में बैठाकर छत्तीसगढ़ की सीमा पर ला करके छोड़ दिया गया। अभी जो मजदूर हैं, इनका आरोप है कि महाराष्ट्र के अधिकारियों ने उन्हें बसों में बिठाने से पहले घरों तक छोड़ने का वादा किया था, लेकिन महाराष्ट्र का बॉर्डर जैसे ही खत्म हुआ, छत्तीसगढ़ की सीमा के बाहर ही इन लोगों को लाकर छोड़ दिया गया। अब ये मजदूर छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ये बताइए हम कहां जाएं। तुम्हारे लिए बस है, तुमको महाराष्ट्र बॉर्डर तक छोड़ेंगे, उस वहाँ तक फिर दूसरे बस में बैठाएंगे, वो लेके जाएंगे तुमको यूपी बॉर्डर तक छोड़ेगा। फिर वहाँ पे लेके आए, वहाँ पे फिर धूप में छोड़ दिया रात को 2 बजे। वो वहाँ के एमपी, वो क्या कहते हैं उसको, छत्तीसगढ़ की पुलिस के लोग गाली वाली सब दे रहे हैं। कोरोना के लिए बचो, कोरोना के लिए बचे, क्या बचे सर? ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसे ही मर जाए। कुछ साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कैसे जाए हम लोग? कुछ नहीं, खाली उधर ठाकरे का भाषण है, बाकी तो नाम का उधर ठाकरे है बस। राशन कुछ नहीं, वो खाली किसको राशन देता है, वो अपने महाराष्ट्र वालों को हेल्प करता है, बाकी हम भैया लोगों को नहीं हेल्प करता। इसके बाद छत्तीसगढ़ की सीमा पर महाराष्ट्र से आए हजारों मजदूरों के जुटने के बाद बघेल सरकार बसों के जरिए उन्हें उनके घरों तक पहुंचा रही है। छत्तीसगढ़ की सीमा पर महाराष्ट्र से झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और बिहार जाने वाले मजदूर बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की बसों में बिठाकर उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये मजदूर आखिर राज्यों के बीच हो रही खींचतान का क्यों खामियाजा भुगत रहे हैं। अतुल जी, शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र में, सिर्फ शिवसेना की नहीं है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। इस नाते मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, महाराष्ट्र सरकार इतनी निर्दयी और इतनी निर्मम कैसे हो गई सर? मतलब मजदूरों को लेकर क्या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? ऐसा है नेहा जी, थोड़ी जानकारी मैं आपकी बराबर कर दूं। अच्छा, कीजिए। पूरे देश में बाकी जो राज्य है, नेहा जी सुन लीजिए ना, मैं जानकारी बोला, मैं जानकारी की बात कर रहा हूं। मैं 74,000 मजदूरों को हमारे बॉर्डर पर जो मजदूर आए हैं, तेलंगाना की बॉर्डर से 32,000 मजदूर लाए हैं, कर्नाटक की बॉर्डर से लाए, हर बॉर्डर से हमने हमारे मजदूरों को लिया है, एमपी से भी लिया है। अब दूसरे राज्य में हमारे परिवहन की बसों को जब तक परमिशन नहीं मिलती हम ले जा नहीं सकते। ये सारे पैदल निकलने वाले मजदूर थे जो पैदल चलने पर मजबूर थे, उनको बसों में बिठाकर पहुंचाने का काम, पहला काम जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और इसमें आपदा व्यवस्थापन मंत्री जो है विजय वडेट्टीवार जी, उन्होंने पैसा नहीं होते हुए भी उन्होंने उनके अकाउंट से 21 करोड़ जो है, 21 करोड़ आपदा व्यवस्थापन से जो मना कर दिया था ब्यूरोक्रेसी ने, वो ओवररूल करके उन्होंने 21 करोड़ दिए है। आज सुनिए मेरी बात, आज पुणे से आज 7 ट्रेन छूट रही है, 10 दिन के बाद परमिशन मिली, 9,367 लोग जो है वो आज पुणे से जाएंगे। 35,000 लोग पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र के 5 जिलों से जो है वो आज तक पहुंचाए गए। मुझे बताओ, यूपी के अजय कुमार बिस्त है, उनको जरा समझाइए कि अपने लोगों को ले
बिहार के नीतीश कुमार जी, उनके प्रवक्ता आकर झूठ बोलते हैं टीवी पर, वो अपने मजदूरों को अंदर अपने बॉर्डर के अंदर तो लेते अतुल नहीं जी, है। जब वो आए, अतुल जी सुनिए, वो जब लेते वो नहीं आए, है। जहां आप मैं उनसे बैठा हूं भेज यहाँ लीजिए। मैं तो किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, तो आप अलग अलग पार्टियों के बारे में मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैंने आपसे कहा, मैं तो छत्तीसगढ़ की सीमा पर मजदूर महाराष्ट्र की परिवहन की बसों में ला करके छोड़ दिए गए, मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ अतुल जी, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ। आप इतने सारे आंकड़े गिरा रहे हैं, उससे फायदा हुआ होगा मजदूरों को सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि उन मजदूरों का क्या कसूर है जो छत्तीसगढ़ की सीमा पर दर दर ठोकरे खा रहे हैं? अतुल जी, वो इंसान नहीं है? वो इंसान नहीं है? या जितने मजदूरों के लिए हमने सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, जितने मजदूरों को हमने उनके घर पहुंचा दिया, अब हम उसी का ढोल पीटते रहेंगे? एक एक मजदूर जब तक तकलीफ में है, क्या सरकार होने के नाते आप लोगों का दिल दर्द नहीं करना चाहिए? ये सीधा सवाल है अतुल जी, इसको आप राजनीति से मत जोड़िए। मैंने तो किसी और पार्टी का जिक्र ही नहीं किया, मैंने कहा महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार है, इस नाते आप लोगों का फर्ज बनता है, और आप मुझे दुनिया भर की बातें गिना रहे हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मजदूर कह रहे हैं, सुनिए सर, छत्तीसगढ़ के मजदूर के, महाराष्ट्र के मजदूर जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर छोड़ दिए गए, वो क्या कह रहे हैं? गरीबों का कोई नहीं होता, अमीरों की सब मदद करते हैं। सोहन चौहान नहीं, ये कह रहे हैं मजबूरी के चलते महाराष्ट्र आए थे, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, हमें कोई मदद नहीं मिली। आपको लगता है कि सर अगर आप दुगनी सैलरी भी देंगे तो ये मजदूर महाराष्ट्र दोबारा जाएंगे? लगता है आपको? अतुल जी, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। ये जो मजदूर है ना, अगर अभी नहीं तो कम से कम चुनाव में आप लोगों को इनकी जरूरत पड़ेगी, और ये मजदूर सब याद रखेंगे कि किसने इनके लिए क्या किया था, क्या नहीं। शानद से पहले मैं आपके पास आऊं, विक्रांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं जब भी विक्रांत ये सवाल किसी भी पार्टी के नुमाइंदे से पूछती हूँ तो सब ये गिनाने लगते हैं, हमने ये किया, ये किया, ये किया। अरे उस बात पर तो मैं सवाल भी नहीं उठा रही। आप लोग क्राइसिस के बीच में आपने बिल्कुल कुछ ना कुछ किया होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब अतुल जी को देखिए, वो कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते किसी को, जबकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे मांगी भी नहीं। विक्रांत, मेरा सीधा सवाल ये है कि जो मजदूर महाराष्ट्र में अपना पेट भरने आए और जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए आज तक रीढ़ की हड्डी थे, उनको उनका राज्य वापस ले ना ले, लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप उनको अपनी बसों में बिठाएं और छत्तीसगढ़ की सीमा के बाहर छोड़ दें? कहां जाएगा वो मजदूर विक्रांत? देखिए नेहा, अभी मैं सुन रहा था उनको कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने इंतजाम किए। एक बात याद रखनी चाहिए हर व्यक्ति को जो सरकार में बैठा हुआ है, कि सरकारों से यह अपेक्षित होता है कि वो अपने नागरिकों को इस तरीके की सुविधाएं दे। सरकार किसी तरीके का कोई एहसान नहीं कर रही है, और जिस तरीके से ये पूरे दृश्य सामने आए हैं वो ये साफ दिखाते हैं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार से कुछ ना कुछ एक बड़ी लापरवाही हुई है, क्योंकि इनके रहने खाने पीने का इंतजाम महाराष्ट्र सरकार को करना था, और उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक हुई है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और बॉर्डर में किस तरह की स्थिति है? यानी कि महाराष्ट्र की परिवहन की बसों से छत्तीसगढ़ की सीमा के बाहर ही इन लोगों को छोड़ दिया गया। अब ये मजदूर जो कि हजारों की संख्या में, जिनके साथ उनका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी स्थिति देखिए आप इस रिपोर्ट में। आसमान से गिरे तो खजूर में लटके, इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र के सैकड़ों मजदूर जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर छत्तीसगढ़ में सड़क की ठोकरें खाने को मजबूर है। महाराष्ट्र के इन मजदूरों को महाराष्ट्र की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अपने घरों तक छोड़ने का वादा करते हुए महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से बसों में बैठाकर महज खाना पूर्ति करते हुए महाराष्ट्र की बॉर्डर के बाहर छत्तीसगढ़ में लाकर छोड़ दिया, और अब ये मजदूर छत्तीसगढ़ में आकर फंस चुके हैं और छत्तीसगढ़ के प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार की खाना पूर्ति की वजह से छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे बच्चों को लेकर हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर ठोकरे खाने को मजबूर है। कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ आदित्य राय, न्यूज़ 18 इंडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। बीजेपी से शायना एनसी हमारे साथ हैं। शायना जी, मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ने का जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक चीज तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं करूंगी, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि जो सरकार ने ये कहा कि मजदूरों और माइग्रेंट लेबर को अपने प्रदेश में पहुंचाने की जिम्मेदारी एक प्रदेश की बनती है, वहां आप बीच रास्ते नहीं रोक सकते हैं। ये क्या बात हुई कि आपने इनको बस में बिठाया और कहा कि छत्तीसगढ़ हम आपको छोड़ आए, आप महाराष्ट्र के बाहर गए, अभी आप राम भरोसे अपने गांव जाइए। ये बात नहीं होती है। पहले तो संवेदनशीलता के साथ ये समझना चाहिए
कि आज भारत एक है, इस लड़ाई में एक है। जो मजदूर बिहार से आए, छत्तीसगढ़ से आए, झारखंड से आए, मध्य प्रदेश से आए, वो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश से आए, वो महाराष्ट्र की रीढ़ है। इंडस्ट्री चलती है तो इन माइग्रेंट लेबर की वजह से। जब हम उनको ये सम्मान नहीं दे सके कि हम उनको अपने गांव भेज दें और सिर्फ बस में जानवरों के जैसे घुसाएं, जहां माँ बेटी नहीं देख रहे हैं कि बुजुर्ग कौन, बच्चे कौन, और आप सिर्फ उनको बॉर्डर पे छोड़ आते हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती लेकिन है? शायना जी, मैं आपने सवाल अतुल जी को भी पूछना सुना, चाहती हूँ, ये वही महाराष्ट्र आपने सरकार अतुल जी है को भी सुना, जिन्होंने ठीक है। मांगा था। शायना जी, इसमें अपनी बात में इस बात का भी जवाब दीजिए, क्योंकि अतुल जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कई सारे कदम गिनाए और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ वहीं तक पहुंचा सकते हैं जहां तक हमें इजाजत है। अगर कोई राज्य अपने मजदूरों को नहीं ले रहा है तो हम क्या करें? अब इस दलील को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, यू हैव टू हैव अ फुल प्रूफ पैकेज। जब आप कोई सफर करने जा रहे हैं, आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, तो आप नहीं बोलते हैं ना कि अहमदाबाद में ही रेलवे बंद हो गया और यहीं पर आपको छोड़ रहे हैं, अभी आप आपके जगह से जाइए। सवाल ये उठता है कि मजदूर पहले क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, रहने का जगह नहीं मिल रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने ये मांग की कि जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको अपने प्रदेश में जाना चाहिए। देखिए शायना जी, आपकी इस बात पर अतुल जी जवाब देना चाहते हैं। अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा महाराष्ट्र के ग्राउंड जीरो की रियलिटी हम लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मौजूद है। हाँ अभिषेक, बोलिए। देखिए, प्रवक्ता जो भी कहें, जो भी पार्टियों की तरफ से दलीलें रखें, लेकिन मैं नेहा कुछ समय लेकर दिखाना चाहूँगा। इन ट्रकों में, ये जो ट्रकें आपको दिखाई पड़ रही हैं, इन ट्रकों में माल नहीं मजदूर भरे हैं। और ये भिवंडी और आसपास के जो इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पर ये लोग काम करने वाले लोग हैं जो अपने घरों पर जाने के लिए अब इन ट्रकों का सहारा ले रहे हैं। और यहाँ पर हर एक छोटे टेम्पू में भी आपको देखिए, यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहे हैं, करीब 10 से 12 लोग, 15 लोग इस छोटे टेम्पो में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर दूसरी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ तो बच्चों, बूढ़े और परिवार के साथ लोग यहाँ ट्रकों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन ऐसे ही ट्रकों में जिसमें इंडस्ट्रीज़ का माल भर के जाता है, उन ट्रकों पर ये मजदूर जाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस अपने ट्रक या अपने इलाके का ट्रक का इंतज़ार कर रहे हैं, जहां पर जैसे रोडवेज या दूसरी बसों में जाने के लिए लोग आते हैं, उस तरीके की कंडीशन यहां पर है। और आगे की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ये तस्वीरें इसलिए दिखाना ज़रूरी है, जो प्रवक्ता ये कहते हैं कि दूसरे स्टेट के लोग नहीं ले रहे हैं, इन ट्रकों में भर के जो मजदूर जा रहे हैं वो अपने अपने स्टेट में जा रहे हैं। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, जिस सोशल डिस्टेंसिंग को राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई पड़ रहा है। एक ट्रक में कम से कम यहाँ 100 से 150 लोग जो भरे हुए हैं, ये सभी अपने अपने घरों पे जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। जो कल तक रीढ़ की हड्डी थे, अचानक ये सारे मजदूर गले की हड्डी बन गए हैं सरकारों के लिए, और सरकारें इनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं, चाहे लेने को लेकर हो या भेजने को लेकर हो। इन सारे मजदूरों का हाल देख करके उन प्रवक्ताओं को समझना चाहिए कि जो एक दूसरे के ऊपर, सरकारों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो उसमें हकीकत क्या है। आखिर ये जब ट्रकों से जाते हैं तो उनकी सरकारें लेती हैं, वो अपने राज्य में प्रवेश करते हैं, तो फिर दूसरी सरकारें ये क्यों कहती है कि वहाँ लेना नहीं चाहते हैं लोग। और अभिषेक, आप जो सवाल उठा रहे हैं और जो तस्वीरें आपने दिखाई, इस पर मैं अतुल जी की प्रतिक्रिया जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले यूपी की भी एक खबर आपको दे दें। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में दूसरे राज्यों के मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगा दिया है। या अन्य प्रदेशों की वो सरकारें जहां कांग्रेस या कांग्रेस शासित राज्य हैं, कांग्रेस की सम्मिलित सरकारें हैं या कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ पर प्रवासी कामगारों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं वहाँ भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है, भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की जा रही है, ट्रकों में भूसे की तरफ भर भर करके जबरियन वहाँ से भेजा जा रहा है, यहाँ तक कि उनको उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रताड़ित भी किया जा रहा है, मजबूर भी किया जा रहा है।
इस बीच आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार पर वक्त रहते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए इंतजाम नहीं किए जाने का आरोप लगाया। पैर में हवाई चप्पल के बदले बिस्लरी रस्सी से बांध के लोग चल रहे हैं, ट्रॉली पे बच्चा चल रहा है। कल भी 6 मजदूरों की मौत हुई, पंजाब से बिहार जा रहे थे। ट्रेन कितनी चल रही है और कितने फेरी हुए उनका भी आंकड़ा हमारे पास है। कम से कम मेरे राज्य का आंकड़ा तो मेरे पास है। मेरा सीधे तौर पे मानना है कि प्रवासी मजदूर हो, लगातार एक डिमांड जो हम लोगों की चल रही थी, अभी आपने क्या किया, राज्य पे छोड़ा है, राज्य और राज्य के बीच का मामला बना दिया है इसको। क्या ये चीजें प्रथम लॉकडाउन से नहीं हो सकती थी? क्या ये सरकार के इमेजिनेशन में नहीं आना चाहिए था? तो जो बात मनोज झा कह रहे हैं उस पर शाना जी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले अतुल जी आपका रिएक्शन। जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही कि महाराष्ट्र की सरकार और जिन जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो बाकी राज्यों के मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, कैसे जवाब देंगे आप इसका? नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि उनके लिए शेल्टर होम्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के डिक्लेयर करने से पहले लगा दिए। उनके खाने का भी इंतजाम कर दिया गया है। अब इंडस्ट्री चालू होने कब चालू होगी इसकी विवंचना में वो लोग पैदल निकल पड़ रहे हैं। ये बात सही है। जो ट्रक्स अभी दिखाए गए भिवंडी में वो नेशनल परमिट के ट्रक है और नेशनल परमिट का ट्रक है, वो ले जा रहा है। इस तरह से ले जाना गलत है। लेकिन जो मजबूर चल रहा है, कोई ट्रॉली में चल रहा है, कोई बैल दूसरा बैल बन के खींच रहा है गाड़ी को, ये सारी जो अवस्था जो आई वो अवस्था इसलिए आई है कि अचानक से लॉकडाउन किया है। अब महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बसेस जो है वो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर तक जाती है। हमने हर बॉर्डर पे महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बसेस लगाई है और महाराष्ट्र के जितने मजदूर है उनको लिया है। महाराष्ट्र में सौतेला व्यवहार करने का सवाल ही नहीं आता। नेहा जी, जो भी आया है यहाँ पे उसने योगदान दिया है महाराष्ट्र के विकास में और देश के विकास में भी योगदान दिया है और यही भावना शायना जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं वो सौतेले व्यवहार की बात क्यों कर रहे हैं? इस संकट में तो सब साथ है ना, इस संकट में तो सब साथ है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सौतेलेपन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच से रिश्ते ही खराब होंगे। इसका फायदा तो मिलेगा नहीं मजदूरों को। ऐसा है नेहा जी, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो भी तो समझ। ठीक है अतुल जी, शायना जी बोल रही हैं, शायना जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। इस बात को मानेगी। हाँ। लोग यहाँ पर रहते हैं, सिर्फ खाना पीना मिलता है इसलिए नहीं रहते हैं। लोग यहाँ से पैसा अपने घर में वापस भी भेजते हैं। इस अभी इंडस्ट्री कब चालू होगी कोरोना की वजह से ये उनको विश्वास नहीं रहा है। शायना जी, आप मानती हैं जो बात अतुल जी कह रहे हैं उसको? अतुल जी कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं उस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगी? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि जो आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या आप अपने गांव जाना चाहते हैं तो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया गया? जो महाराष्ट्र सरकार समझती है कि उनकी जिम्मेदारी यही है कि जानवरों के जैसे बस में आप ढकेल दो और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे छोड़ दो, तो ये गलत बात है। ये क्या सब नहीं तो परमिशन नहीं आया तो मत भेजिए ना, सम्मान के साथ रखिए। भेजने का सवाल भी योगदान रहा है इस प्रदेश में। क्या कोई मानवीयता है क्या प्रदेश में जो माइग्रेंट लेबर का कि लोग पैदल चल पड़े रहा है वो अपरिहार्य है। और संवेदनशीलता कहाँ है? सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं आप, आपके पैकेज में देखिए सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ था? उससे भला ये क्या ये ज्यादा हानिकारक नहीं है? आप बताएं ना अजय सिंह, फायदा कौन सा और नुकसान कौन सा, ये आपको तुलना करना चाहिए। और फिर नहीं, लेकिन एक मिनट शायना जी जो बात अतुल जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई बिहार क्यों नहीं ले रहा है अपने लेबरर्स को, अपने मजदूरों को बिहार क्यों नहीं ले रहा है? अगर उत्तर प्रदेश अपने लोगों को नहीं ले रहा है तो उन सरकारों से क्यों नहीं कहा जा रहा कि वो अपने लोगों को ले? तो इस पर आप क्या जवाब देंगी? क्योंकि अगर इस बात में दम है तो ये तो गंभीर बात है कि दूसरी राज्य सरकारें अपने लोगों को नहीं ले रही हैं। देखिए, ये कहने की बात है इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, मुख्यमंत्री टू मुख्यमंत्री, जो आप फोन उठा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहें कि हमारे पास ये लोग हैं, हम भेज रहे हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए, ये सब कोऑर्डिनेशन की बात है। ठीक है, चलिए इस कोऑर्डिनेशन वाले इशू पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन क्योंकि खबरें भी इससे जुड़ी बहुत आ रही हैं तो दिल्ली हरियाणा से अपने गांव की ओर निकले करीब 20 मजदूरों को दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस वालों ने पैदल आगे जाने से रोक दिया।
इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफ़ी मजदूर जो हैं पैदल ही अपने गांव के लिए दिल्ली से निकल चुके हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिलहाल इनको जो PCR वैन है उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 इस PCR वैन ने इन्हें रोका हुआ है और यहीं पर रोककर PCR वैन कह रही है कि पैदल कैसे ये सफ़र करेंगे इतना दूर। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि पैदल ना जाए, रास्ते में कुछ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो यहाँ पर कई यहाँ पर जो मजदूर हैं इनसे हम बात करते हैं। ये बताओ कहाँ जाना है आपको? मुजफ्फरनगर जी। मुजफ्फरनगर जाना है। तो मुजफ्फरनगर कैसे पहुँचोगे यहाँ से? बस जी चले जाएंगे ऐसे पैदल ही। ये आपको कहाँ जाना है? मुजफ्फरनगर ही जाना है, 3 जाएगा। मुजफ्फरनगर ही जाना है। और क्या करते हो? मजदूरी करते हैं 3 दिन। कितने दिन पहले घर से निकले हो आप? घर से यहाँ से पैदल जाने के लिए अपने गांव? कल रात निकले थे। कल रात से पैदल चल रहे हो जी। क्या बस वगैरह मंगवा रहे हैं सर आप? अब ये देखते हैं, चौक इंचार्ज को बताया वो क्या व्यवस्था करते हैं। चौक इंचार्ज 98 को बताया गया, वो क्या व्यवस्था करते हैं वो बताएंगे। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस पानी और खाना भी खिला रही है और साथ ही साथ कह रही है कि उनको अपनी बसों से उनके गांव छुड़वाया जाएगा। इन तमाम दावों के बावजूद आप देख रहे हैं कि मजदूरों का हाल कैसा है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां से इस तरह की खबरें ना आ रही हों। हमारे साथ इस वक्त दिवाकर भी जुड़ गए हैं। दिवाकर, किसकी गलती है ये? मजदूरों को मझधार में छोड़ने का जिम्मेदार कौन है? देखिए नेहा, मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं घोड़बंदर का ये इलाका है और घोड़बंदर एक ऐसा इलाका है जो मुंबई का बॉर्डर है। और यहां की आपको तस्वीर पहले दिखा देता हूं। आप सामने देखिए, तमाम जो मजदूर हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कुछ साधन मिल जाए, वो अपने गांव जा सकें। ये पैदल चल चल के आ रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं और बैठने के बाद फिर से वो चल रहे हैं। कोई साधन नहीं मिल रहा है। जो ट्रक वगैरह मिल रहे हैं उनसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो जाने को मजबूर हैं। तो जिस तरह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे सामने, आप तस्वीर जो है वो आप देखिए कि तमाम बड़ी संख्या में मजदूर हैं, करीब 150 से 200 मजदूर हैं, वहाँ पूरी लाइन लगाए हुए हैं। लेकिन अभी तक उन्हें कोई साधन नहीं मिला है। इतनी कड़ी धूप में वो बाहर बैठे हैं और वैसे इंतजार कर रहे हैं कोई भी साधन मिल जाए उन्हें। और यहाँ देखिए सामने जो ये रास्ता पालघर की तरफ जाता है, वहाँ पे तमाम जो लोग घूम रहे हैं ये सब वही लोग हैं। इंतजार बस इसी चीज़ का है कि कोई साधन मिल जाए। इनसे बात भी हुई हमारी, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो पिछले 2 दिनों से पैदल चल रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। जो श्रमिक स्पेशल है उसके बारे में उन्हें पता नहीं चल रहा है कि कब चलेगी कब नहीं चलेगी। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार अगर ये कह रही है कि मदद कर रहे हैं, तो मदद कहाँ है? जो तस्वीर हम नजर आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए। अतुल जी, इन तस्वीरों पर आपकी प्रतिक्रिया? मेरा कहना है यही, बार बार आप भी सिद्ध कर रहे हैं कि मजदूर सुनने को तैयार नहीं है। मजदूर रास्ते पर चल रहा है। हाँ। इसीलिए सारी अरेंजमेंट जो है वो महाराष्ट्र सरकार कर ली गई। नेहा जी, पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार यह है जिसने ऐसा नहीं कहा कि 85% हम आपका किराया दे देंगे। महाराष्ट्र सरकार जो ट्रेनें चल रही है महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में, उसका पूरा खर्चा जो है वो महाराष्ट्र सरकार उठा रही है। हाँ। आपकी जानकारी के लिए कल नागपुर से झारखंड और जम्मू कश्मीर 3 गाड़ी छूटी है। सारा का पैसा सारा जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है। सब जब ट्रेन मांगते हैं तो मिलती नहीं है। गुजरात से 23 ट्रेन बाहर गई है, लेकिन गुजरात में ट्रेन लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी मेरे पास, मैं आपको सारा का सारा आपका नंबर दीजिए, सारे के सारे मैं आपको ऑर्डर देता हूं, सारे के सारे लेटर देता हूं मैं आपको। गुजरात से 23 ट्रेनें बाहर गई, लेकिन गुजरात मजदूर लेने को तैयार नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ अतुल जी से, क्या आपने वादा किया इन मजदूरों को कि हम आपको बस में बिठा के आपके घर तक पहुंचाएंगे या नहीं? क्या आपने उनको ये कहा या आपने उनको कहा कि हम आपको महाराष्ट्र के बॉर्डर के बाहर सिर्फ फेंक देंगे कि आप कैसे जा सकते हैं? जो आपने ये कहा तो कोई मजदूर वो बस में बैठता ही नहीं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जब आपने भरोसा के साथ किसी को बिठाया वो उस बस में, तो आपने उनको कहा कि आप उनको उनके गांव या उनके प्रदेश में छोड़ रहे हैं। जो आपको ऐसा ही एक सुझाव चाहिए कि हाँ। देखिए हमारी जिम्मेदारी ये बनती है महाराष्ट्र के बाहर आपको ढकेल दे। हाँ। फिर आप देखो कि आप ठीक है। तो अतुल जी, आपने कहा क्या था? आपकी सरकार ने मजदूरों को भरोसा क्या दिया था? ऐसा है नेहा जी, हमने स्पष्ट तरीके से बताया था
और ऑर्डर में भी लिखा है, जो बसेस के लिए ऑर्डर निकली है, जो पैसा निकला है, हाँ। उसमें सीमाओं तक, महाराष्ट्र की सीमाओं तक हम छोड़ देंगे। अच्छा। और महाराष्ट्र के सीमा पर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, दीव दमन हो, गुजरात हो, इस बॉर्डर पे जो भी महाराष्ट्र में आने वाले मजदूर हैं, उनको उस बॉर्डर से उनके तालुका तक, नहीं, पर उनके ताल्लुक तक नहीं छोड़ा गया ना। पहुंचाने की बात अरे जो यही है, तो सवाल वो है ना। ऑर्डर में स्पष्ट लिखी है। अरे नहीं है ना, उस बस में वो मजदूर भी हैं जो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अटक गए हैं, वो भी हैं जिनको बिहार जाना है, वो भी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अटक गए हैं। नहीं अतुल जी, ऐसी बात नहीं है ना, ग्राउंड पर बिल्कुल रियलिटी अलग है। आप दावे चाहे जो भी करें। एक मिनट अभिषेक, जल्दी से अगर आपके साथ इस वक्त प्रवासी मजदूर हैं, जरा पूछिए तो उन मजदूरों से कि वो सुन नहीं रहे हैं क्या सरकार की बात। अतुल जी कह रहे हैं कि इतने सारे इंतजाम हो रहे हैं, कई जगहों पे तो मजदूर ही नहीं सुन रहे हैं। अभिषेक, मेरे ख्याल में अभिषेक से हमारा संपर्क। तस्वीर देखिए आप, जी दिवाकर दहीसर क्रॉस करिए, आप तस्वीर देखिए उसके बाद। मैं तस्वीरें अगर दिखाना चाहूंगा तो तस्वीर देखिए। अच्छा, एक मिनट एक एक करके। आई थिंक आई एम बोथ द रिपोर्टर्स विद मी नाउ। एक मिनट दिवाकर जी, अभिषेक दिवाकर, मैं आती हूँ दिवाकर। अभिषेक, आपकी तस्वीरें। देखिए इस ट्रक के भीतर आप देखिए कितने के संख्या में यहाँ पर मजदूर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या कंडीशन है, ये लोग किस तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रक में कम से कम 200 से ज्यादा लोग मौजूद हैं जो झारखंड के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का इंतजाम नहीं होने के कारण ये लोग जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग, आप ये बताइए कि आप लोग कब क्यों जा रहे हैं और खास करके इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं? रोजी रोटी बंद हो गया सर, भूखे मर रहे हैं और क्या करें, कैसा करके हम लोग। कहाँ काम करते थे और अब इस ट्रक में जा रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, और क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? कोई मदद नहीं मिली है, और अगर मदद मिलती तो इतना परेशानी नहीं होती थी। आज जो भूखे मर रहे हैं और दर दर भटक करके जा रहे हैं और अपने जेब का पैसा लगा के जा रहे हैं, इससे उससे उधार मांग के जा रहे हैं लोग। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से ये देखिए तस्वीर, नया मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रवक्ता हमारे साथ पैनल में बैठते हैं वो कम से कम इन विजुअल्स को देखें, ये समझे कि वहां पर स्टूडियो के भीतर जो बहस करना या सरकारों का पक्ष रखना अलग है। ग्राउंड पर स्थिति ये है, इस समय धूप कड़ी है और सारे लोग एक ट्रक में जा रहे हैं। उसके अलावा ये यहाँ पे ट्रकें जो लगी हुई है, कैमरामैन से चाहूंगा, ये करीब सैकड़ों ट्रकें हैं। इन ट्रकों में अब तक सामान आता था, अब मजदूर भर के जा रहे हैं, और राज्य सरकारों को इस पर शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कमाल की बात ये है कि ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं भाई? ये तस्वीरें, यही तो असली तस्वीरें हैं। कितनी मदद आप कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का क्या? ये भी तो वो लोग हैं जिनको आपकी मदद चाहिए, जो कह रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। इस बीच एक और खबर आई है, देखिए हरियाणा के मानेसर से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अपने गांव के लिए निकले एक मजदूर के परिवार की एक महिला के उस वक्त आंसू निकल पड़े जब उसने गाँव लौटने में आ रही परेशानियों पर उससे सवाल पूछा गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम मजदूर जो हैं ये इस वक्त यहाँ पर छांव में आराम कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको दूसरी तस्वीर एक दिखाना चाहूँगा कि कई लोग यहाँ पर वो हैं जो इन लोगों को खाना बांटने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए मुझे। मेरा प्रकाश। प्रकाश, ये बताओ कहाँ जाना है आपको, कहाँ से चले? एमपी जाना है सर हमको। मध्य प्रदेश जाना है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? टीकमगढ़ जिला। और चले कहाँ से हो? हरियाणा से। हरियाणा कहाँ से? मानेसर तरफ से। सरकार बस भी तो चला रही है, बस चला रही हैं, इंटरस्टेट बसेस चल रही हैं, साथ ही साथ ट्रेन भी चल रहा है। हमारे पास कोई भी नहीं गई, ट्रेन में वाहन कुछ नहीं है। आपने ट्रेन में रजिस्ट्रेशन करवाया? कोई बन ही नहीं रहा अभी, कह रहा है कि अब नहीं बन रहा है, पैसे भी नहीं है, काम भी नहीं लग रहा। तो अब क्या काम करती थी? इन्हीं के साथ करते थे, मजदूरी करती थी यहाँ। तो मासूम बच्चे को लेकर कैसे जाएंगी इतने किलोमीटर? जाएंगे, वहाँ किराए से कमरा में रहते थे, उन्हें भगा दिया। किसने भगा दिया आपको? जहाँ रहते थे, और काम भी नहीं लग रहे थे, पैसे आते नहीं। चलिए रोइए मत। मैंने मकान मालिक ने आपको भगा दिया है? हाँ बोल रहे थे, अब काम नहीं लग रहा था तो क्या खाते वहाँ पर, कोई ऐसे में देता भी नहीं है खाने पीने के लिए, तो भाग गया। वहाँ क्या करते हैं बच्चे भी? रास्ते में चल रही हैं तो लोग खाना वाना दे रहे हैं? हाँ मिल रहा है, जहाँ मिलता वहीं खा लेते हैं। शाहना जी,
मानेसर से मध्य प्रदेश जा रहे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पर इस महिला से बात हुई तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब अगर मैं राज्य सरकारों की बात में जाऊं तो हरियाणा में भी आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार, फिर भी ऐसे लोग, इनके आंसुओं का हिसाब कौन देगा? मैं विनती करूंगी आपके माध्यम से कि हर एक सरकार देखे इस कार्यक्रम को और समझ लीजिए कि जो आज इतनी गर्मी में, समर में, जहां वो वहां बैठे हैं बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ, कहीं ना कहीं हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। अभी गलती हुई है महाराष्ट्र सरकार से, इसका दोष मजदूर को नहीं मिलना चाहिए। तो हर एक प्रदेश को अपने लोगों को लेना चाहिए सहानुभूति के साथ। शायद क्वारंटाइन सेंटर्स में जो आप यहाँ हरियाणा की बात चल रही है और महाराष्ट्र पर आई है आप, महाराष्ट्र ने कम से कम बसेस और ट्रेन छोड़ी है और दोनों के पैसा महाराष्ट्र सरकार दे रहा है, मजदूरों पे नहीं डाल रहा है। ये और कल का जो आपका पैकेज आया है, देखिए रेलवेज के लिए भी 85% रेलवेज दे रही थी, महाराष्ट्र सरकार 15% भी देने के लिए तैयार इस तरह के पैकेज का मजाक जो है 2 दिन से चल रहा है इस देश में। आप बात करती है, आप मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। सरकार पैसा दे रहा है, आश्वासन देके कि हम आपके प्रदेश में आपको आपके घर पहुंचाएंगे और फिर खेलते हैं जानवरों के जैसे, कोई सोशल नॉर्म्स भी नहीं करते, दिन दहाड़े कहे कि हमने आपको यहाँ छोड़ दिया, अभी आप राम भरोसे अपने घर जाइए। ऐसा होता नहीं है। राम भरोसे नहीं, हम सबको संवेदनशीलता के साथ समझना पड़ेगा कि ये परिस्थिति का समाधान और समस्या का हल हम कैसे दिवाकर, अगर आप मेरे साथ हैं, दिवाकर, किसका खामियाजा है भाई? किसकी कमी है? ये केंद्र की कमी है, राज्य की कमी है? आप तो राजनेता भले ही मजदूरों से बात करें ना करें, आप तो मुंह पर मास्क लगाकर अपनी जान जोखिम में डालकर इन तमाम प्रवासी मजदूरों के बीच मौजूद हैं। अभिषेक ने भी इस तरह की रिपोर्ट दिखाई। दिवाकर, कौन मतलब इन मजदूरों का हिसाब देगा? वो औरत रो रही है वहां पर, पैदल चल के जा रही है, लेकिन यहाँ पर वही चल रहा है, एक का जिम्मेदारी दूसरे पर। दिवाकर, देखिए यहाँ साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा जो एक हफ्ता पहले उन्होंने कही थी कि हम मजदूरों के लिए हर कदम उठा रहे हैं, जो जहाँ हैं वहीं रहें। सरकारों से बात चल रही है, वो बात कब चलेगी? जब मजदूरों के पास पैसा नहीं है, मकान मालिक किराया मांग रहा है, कहाँ से देंगे? उनके पास पैसा नहीं है, काम सब बंद है। और मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, अतुल जी स्टूडियो वहाँ बैठे हैं, मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये भीड़ का जो हिस्सा आप देख रही है नेहा, ये घोड़बंदर जंक्शन है। यहाँ से हर मजदूर उम्मीद ये करता है कि यहाँ से उन्हें कोई सवारी मिल जाए, पैदल यहाँ तक चल के आता है और सवारी मिल जाए तो जा सके। आप देखिए, कोई ऑटो को बात करने की कोशिश कर रहा है कि उसे छोड़ दे, कोई किसी और गाड़ी से बात कर रहा है उसे छोड़ दे। यानी साफ तौर पर यहाँ की जो तस्वीर है, लॉकडाउन के दौरान ये जो भीड़ नजर आ रही है आपको, लॉकडाउन के दौरान भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मजदूर करे तो क्या करें? सरकार कुछ कर नहीं रही है। कह रही है कि 10 लाख लोगों को जो है हम खाना दे रहे हैं, 10 लाख लोगों को खाना मिल क्या रहा है? सरकार वो तो बताए। और साफ तौर पर अतुल जी कह रहे हैं कि व्यवस्था कर रही है, व्यवस्था कहाँ है? कहाँ है व्यवस्था? नहीं, ये सवाल तो मेरा भी है, क्योंकि अगर व्यवस्था है तो फिर ये लोग कहाँ से हैं? क्या ये लोग इस देश के वासी नहीं है? ये कहाँ से आए हैं ये लोग? और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। देखिए, जयपुर से प्रवासी मजदूर अपने गांव को लौट रहे हैं। अपने गांव वापस लाने के लिए मजदूर ट्रक में भर भर कर जा रहे हैं, तो कुछ लोग पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। जयपुर आगरा हाईवे पर हैं। तस्वीरें आपने हमारे पीछे देखी कि किस तरीके से ट्रकों के अंदर लोग लद रहे हैं, यहाँ पर लद कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि आप लोग घरों पर जाने के लिए लोग अलग अलग इलाकों से यूपी, बिहार जा रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने भी अपनी ओर से बसों का इंतज़ाम किया, लेकिन उनमें कोई जाने को तैयार नहीं है। और किस तरीके से बसों के अंदर बैठे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जाएंगे जाना है। कहाँ जाएंगे आप? हम लोग बिहार जाएंगे सब। बिहार? हाँ जी। तो आपके ट्रक बिहार छोड़ेगा? हाँ जी। बिहार छोड़ेगा क्या ट्रक? ये बिहार ही ले जाएगा। ये कहाँ छोड़ेगा? ये छोड़ेगा यहाँ अपने यूपी बॉर्डर पे। यूपी बॉर्डर फिर वहाँ से? हाँ जी। फिर वहाँ से फिर पैदल जाएंगे, कहीं से और व्यवस्था करें, क्या करें बताइए। कहाँ से आप लोग? जयपुर से आए हैं। हाँ जी। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से संख्या गिनना मुश्किल है। 100 से ज़्यादा लोग होंगे ट्रक के अंदर। और अब ये यहाँ से यूपी बॉर्डर यानी कि भरतपुर से आगे तक जाएंगे, वहाँ पर इनको छोड़ दिया जाएगा, ट्रक छोड़ देगा। फिर उसके बाद में किसी और ट्रक से या पैदल ये लोग जाएंगे, बिहार जाएंगे।
कैमरा पर्सन मनीष के साथ वानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। अतुल जी, राजस्थान का भी वही हाल है। राजस्थान में भी ट्रकों में भर करके मजदूर जा रहे हैं, इनको यूपी बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा, वहां से फिर ये पैदल चल के बिहार जाएंगे। तो किस राज्य की मैं बात करूं? यहाँ तो हर राज्य की एक ही स्थिति दिख रही है अतुल जी। नेहा जी, एक बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आप भी बताइए कि जो मजदूर जाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि त्रासदी नहीं है, त्रासदी है, जरूर है। आप भी दिखा रहे, कल हमारे यहाँ, मैं नागपुर में बैठा हूँ, तेलंगाना से आए लोग नागपुर के बॉर्डर पर उनको पिकअप किया गया और उनको ट्रेन में बिठाकर जम्मू कश्मीर और झारखंड भेजा गया। यहाँ से वो काम हो रहा है। सिर्फ पता चलने की जहां तक बात है, तो हमारी विनती है कि इन मजदूरों में से एक भी आदमी ऐसा होगा जो सरकार तक वो फॉर्म भरना है, कलेक्टर ऑफिस में ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एक भी आदमी होगा, हमारे भी आदमी, आपने जो घोड़बंदर का दिखाया, मैं अभी अपना शो खत्म होते बराबर मैं सरकार को इस बात की जानकारी दूंगा, संज्ञान लेने के लिए कहूंगा, और जहां मदद पहुंचानी है उसके लिए भी जरूर उनको कहूंगा। लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर सरकार के पास आ जाए तो थोड़ा 1-2 दिन का कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आंकड़ा नहीं है कितने मजदूर है। ये इन्फॉर्मेशन किसके पास से आएगी? ये तो आपको अपने अधिकारियों को कहना पड़ेगा ना अतुल जी, ये तो आपको डीएम को कहना पड़ेगा ना। वहाँ के जो डीएम है, वहाँ के जो लोकल अधिकारी है, उनको कहिए आप, ये मजदूर सर ये कहाँ से ऑनलाइन भरेंगे? एक आदमी की इंफॉर्मेशन वहां पहुंच जाए तो अरेंजमेंट कलेक्टर ऑफिस से हो जाएगा। नहीं, ये मेरी समझ नहीं आ रहा है शायना जी। देखिए, ये बड़ा मुश्किल है, और मैं इसमें महाराष्ट्र की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ शायना जी, मैं सब राज्यों की बात कर रही हूँ। क्योंकि अतुल जी ने ठीक कहा, जो औरत रो रही थी वो मानेसर से मध्य प्रदेश जा रही थी, और मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों जगह आपकी सरकार है, आप बार बार कहती हैं कि मैं राजनीति नहीं करना चाहती, तो ये मौका है आपके पास मैम, जब आप ये कहें कि ये लोग जो आपके शासित राज्यों में फंसे हैं, कम से कम उनके लिए आप अपील करेंगी उन राज्यों से जहां पर आपकी सरकार है। नेहा जी, आप सही कह रहे हैं, और हम बल्कि ये कह रहे हैं कि आप इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन करेंगे तब प्रदेश को पता चलेगा कि हरियाणा के माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश के। आप जो सिर्फ बस में बैठ के उनको महाराष्ट्र के बॉर्डर के बाहर छोड़ देते हैं, और फिर बोलते हैं कि मैम वो एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो अब हम दिखा रहे हैं, अगर आप तस्वीरें देख रही हैं शायना जी, तो मैम अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, वो बसों की छतों पर बैठे हुए मजदूर, वो ट्रकों में जानवरों से भी बुरी हालत में भरे हुए हैं। तो ये बताइए मुझे कि ऐसे तो ये तो राज्यों के अंदर हो रहा है कि उनको कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो ट्रकों में ठूस ठूस के उनको भरा जा रहा है। तो ये तो हर राज्य की स्थिति हो रही है, इसमें तो हम कुछ कर सकते हैं ना। फिर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन तो उसके बाद आएगा। ठीक है शायना जी, मैं आपके पास आऊंगी उसमें, लेकिन एक खबर और हम ले लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल गए हैं। तस्वीरों में देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ तेज धूप और गर्मी में मजदूरों के जत्थे 2-3 दिन से पैदल चल रहे हैं। किसी को इंदौर से छिंदवाड़ा जाना है तो कोई इंदौर से गोरखपुर के लिए पैदल ही निकल गया है। परेशान मजदूरों का यह आरोप है कि उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। पैदल यात्रा हो रही, कुछ वाहन नहीं मिल रहा है, साधन कोई कर नहीं सक रहा है। अब जिसके पास पैसा है तो वो वाहन से चले जाएगी, जिसके पास पैसा नहीं है तो पैदल यात्रा हो रही है। सरकार यही तो जानकारी ले रही है, क्या करेंगे गरीब को? कि भाई हमको गाड़ियों से भेज रहे हैं, व्यवस्था करवाइए गाड़ियों से। गरीब लोग को तो कोई आप मानता ही नहीं कर रही सरकार, क्या करेंगे? क्या करेंगे सर जी? लोन लाइन करो, बड़े आदमी का काम है, ये गरीब आदमी को तो। मैं इंदौर से आ रहा हूँ साहब, बबलू नाम है मेरा, गोरखपुर जाना है लखनऊ। अकेले हूँ, कब तक मैं जाऊँगा? न कोई सवारी मिला, न कोई साधन मिला साहब, पैसा भी नहीं है साहब। शायना जी, अब सुना ना आपने, ये शख्स इंदौर से गोरखपुर जा रहा है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, कह रहा है कोई साधन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो क्या कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है शायना जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार ने कहा कि जो माइग्रेंट लेबर आना चाहते हैं तो उनको एक पहले तो परमिशन महाराष्ट्र से, फिर स्वीकारता अपने प्रदेश से, स्वीकारता प्रदेश दे रही है। क्वारंटाइन सेंटर्स भी तैयार हैं, थोड़े स्कूल्स में हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने अपने अपने जगह किया है। मैं मानती हूँ कि जब तक ये इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं आता है, जहाँ महाराष्ट्र से कोई उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में ये स्वीकारता नहीं है कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे, आप सिर्फ उनको ढकेल नहीं सकते हैं कोई भी प्रदेश के बाहर। शासन छोड़िए, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, कहीं हमें संवेदनशीलता के साथ समझना है। इन 50 दिनों में उनके साथ अन्याय हुआ है पहले, और उसके बाद जो अपने घर जाना चाहते हैं
तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ दोनों प्रदेशों को देखना है। लेकिन जो प्रदेश के अंदर इतना बुरा हाल है, प्रदेश से बाहर तो बात की बात आएगी अतुल जी। प्रदेश के अंदर उनको ठूस के भरा जा रहा है ट्रकों में, और ट्रक में जिनको मिल रहा है वो तो खुद को अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं वो अतुल जी। बाकी तो देखा आपने वो महिला कैसे रो रही है, कह रही है गरीब का कोई सरकार नहीं होती है। एक बात आप थोड़ी सुन लीजिए, दो चीजें हुई है। लॉकडाउन के वक्त समय नहीं दिया गया, वो सबसे बड़ी गलती हुई। और आज माइग्रेशन ये विषय जो है केंद्र का है, राज्यों पे थोपकर नहीं चलेगा। केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार ने इस पे निर्णय लेना चाहिए, सभी राज्यों को बाध्य करना चाहिए। अगर हमारी बसेस अलाउ करते हैं छत्तीसगढ़ में जाने के लिए, गुजरात में जाने के लिए और मध्य प्रदेश में जाने के लिए, कर्नाटक, तेलंगाना जितनी बॉर्डर्स है, तो हम छोड़ने के लिए तैयार है। अब भी मैंने ब्रेक में बात किया मंत्री महोदय से। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है, अपना पल्ला झाड़ के नहीं होगा, केंद्र सरकार कोई ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अतुल जी, क्योंकि आपने अभी बात की, अतुल जी एक मिनट सर, एक आश्वासन और मुझे दीजिए, एक बात और बताइए। आपने कहा अभी आपने ब्रेक में बात की, तो ये जो हमारे संवाददाता अभिषेक और दिवाकर, इन्होंने जो रिपोर्टिंग की है और जो तस्वीरें इन्होंने दिखाई है कि ट्रक में भर के लोग जा रहे हैं और कहीं पे लोग पैदल जा रहे हैं, उन मजदूरों का क्या सर, उनके बारे में बताइए। फिर से बात बोलिए नेहा जी। मैं कह रही हूँ आपको सर कि हमारे जो संवाददाता है अभिषेक, आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं भिवंडी हूँ। ठीक है, भिवंडी में ट्रक में भरकर लोग जा रहे हैं। अतुल जी, दिवाकर आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं नागपुर में। ठीक है, नहीं दिवाकर आप कहाँ हैं? घोड़बंदर जंक्शन पर हूँ। ठीक है, घोड़बंदर जंक्शन पर दिवाकर हैं सर, और अतुल जो हैं वो भिवंडी में हैं। आप भले ही नागपुर में हैं लेकिन आप सरकार में हैं। वहां पर जो लोग पैदल जा रहे हैं और जो लोग ट्रकों में भरे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे अतुल जी? भिवंडी और घोड़बंदर, जिसकी बात हमारे संवाददाता कर रहे हैं। मैं बराबर है, दोनों जगह लोग हैं, बॉम्बे से ही लोग ज्यादा जा रहे हैं। मैं इमीडिएट ये जो जानकारी है, ये जानकारी मुख्यमंत्री ऑफिस और आपदा व्यवस्थापन मंत्री दोनों को ये प्रोग्राम खत्म होते बराबर दूंगा। ठीक है, और उनकी अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा इन लोगों का कष्ट कम होगा जो वहाँ पे फंसे हुए मजदूर हैं। लेकिन इस बीच ट्रेन में रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं होने और लॉकडाउन के दौरान खाना नहीं मिलने की वजह से एक मजदूर अपने एक रिश्तेदार के साथ दिल्ली से बिहार के कटिहार तक करीब 900 किलोमीटर के पैदल सफर पर निकल पड़ा, ये जानने के बावजूद कि उसे भीषण गर्मी में करीब 1 नहीं 2 दिन नहीं बल्कि 15 दिन पैदल चलना होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीएनडी पर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है ये, और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मजदूर दिल्ली से लगातार पलायन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अपना जो घर का सामान है एक बोरिया में अपने कंधे पर रखकर अपने गांव की तरफ जा रहा है, तो दूसरा शख्स सूटकेस लिए हुए है। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ, कहाँ जा रहे हैं आप इस तरीके से इतना बोरिया लेकर, सामान लेकर? बोरिये में क्या है? कटिहार बिहार जा रहे हैं। कटिहार बिहार जा रहे हैं। कटिहार पता है आपको कितना दूर है यहाँ से? क्या करेंगे सर, 4-5 महीना हो गया लॉकडाउन से, काम भी नहीं चल रहा है। प्लस में जो है कि मेरा ठेकेदार 500 रुपया खुराकी देता है, हफ्ता भी नहीं चलता है, और उसकी बाद सरकार जो खाने के लिए दे रहा है वो हम लोग तक नहीं पहुँच रहा है। उसकी बाद अभी जो है ऐसा चले, ये बताओ आप चले कहाँ से हो अभी? हम चले गुलमोहर पार्क से। और कितने बजे चले हो आप गुलमोहर पार्क से? 4 बजे भोर में चले हैं सर। 4 बजे भोर में चले हो गुलमोहर? जी सर। तो गुलमोहर पार्क से और यहाँ की जो दूरी है वो मात्र है 25 किलोमीटर की। हाँ 25 किलोमीटर आपने सफ़र किया 4 घंटे में। जी सर। तो अब कटिहार सोचो यहाँ से कितना किलोमीटर है? 900 किलोमीटर है। अब क्या करेंगे सर, जो टिकट हम लोग बोल रहा था सरकार के ऑनलाइन पर टिकट कटाएगा फ्री में, वहाँ 2000 रुपया मांग रहा है। हम लोग पास 2000 है नहीं है सर। तो क्या 2000 नहीं है? श्रमिक स्पेशल जो है वो आपको मुफ्त में लेकर जा रही है। हाँ। श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन है, लेकिन हम लोग का हो नहीं रहा सर। अगर होता तो आज भी हम लॉकडाउन का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा स्थिति आया कि वहाँ कोई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये इतना बड़ा बोरा रखे हैं, काफ़ी वजनदार भी है, जरा देखें। हाँ, काफ़ी वजनदार भी है, इतना लेके चलेंगे कैसे आप? क्या करेंगे सर, इसमें बर्तन सब हैं, जो जिसका दया पड़ेगा। अगर कोई राशन पानी के लिए पैसा कौड़ी जो देगा तो हम लोग इतना बर्तन में इसमें खाना पका उका के खा के फिर रास्ते में चल देंगे। इन्हें ये भी मालूम है कि इन्हें 15 दिन तक इसी तरीके से पैदल चलना पड़ेगा, फिर भी ये अपने घर, अपने गांव जाने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही वक्त है, लेकिन ये सवाल न्यूज़ 18 इंडिया का नहीं है। ये सवाल इन मजदूरों का है जो अपनी सरकारों की तरफ देखकर पूछ रहे हैं कि बताओ हमारी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है।